हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का सेकंड वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके पहले हम लोगों ने वर्क को पढ़ लिया था। एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े थे, एनर्जी क्या होती है, उसके आगे हम लोगों को चलना था। चलिए फिर शुरू करते हैं। एनर्जी क्या होती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि एनर्जी होती क्या है, यानी कि ऊर्जा कहते किसको हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी? फ्रेंड्स, एनीथिंग एनर्जी इज समथिंग विच प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि ऊर्जा एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। एनर्जी स्वयं कोई कार्य नहीं करती, ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी किसी वस्तु के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू कार्य करवाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास या वस्तु के पास एनर्जी है, वो एनर्जी स्टोर किया हुआ है अपने पास। If an object possesses an energy, then it can do work। यानी कि वो समय आने पे कार्य भी कर सकता है। और अगर किसी वस्तु के पास एनर्जी नहीं है तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। हम ही लोगों के पास अगर एनर्जी रहती नहीं तो आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। एनर्जी जैसे ही मिल जाती है, थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं तो अपने कार्य में लग जाते हैं। यानी बिना एनर्जी के इस यूनिवर्स में कोई भी कार्य नहीं होता। हर एक कार्य को संपन्न होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। हर एक कार्य में ऊर्जा खर्च होनी ही होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। अगर आप लोग ऊर्जा की डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। कैपेसिटी टू डू वर्क, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल साधारण भाषा में एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। या हिंदी में कहा जाए तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हम कार्य कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकता है। अगर उसके पास ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, ऊर्जा जो है एक ऐसी राशि होती है जो कार्य करवाने की क्षमता देती है किसी भी व्यक्ति को या फिर वस्तु को। तो ये होती है एनर्जी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस टाइम हमारी जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है, वही एनर्जी स्पेंड होती है, वही एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, हम लोग जितना कार्य करेंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा खर्च होगी। ठीक है, और अगर एनर्जी पूरी तरह से खर्च हो जाती है तो उसके बाद कार्य भी रुक जाता है। बिना एनर्जी के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हम लोग एनर्जी को समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। अब उसके आगे हम लोगों को चलना है कि आखिर, अब जैसे मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे उस चीज़ के पास एनर्जी है और वो कार्य कर रहा है। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब हम बॉल को स्टंप पे थ्रो करते हैं, स्टंप क्या होता है? स्टेशनरी होता है, वो तो गति करता नहीं, एक जगह फिक्स लगा हुआ होता है स्टंप। लेकिन जब उस पे बॉल को हम लोग ले आके हिट करते हैं, ठीक है, तो स्टंप क्या करता है? निकल के कुछ दूर जाके गिर पड़ता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब बॉल आ रही है कहीं से, उसके पास क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है,
और उसने क्या किया, स्टंप को हिट किया और स्टंप को कुछ दूर लेके चली गई, यानी कि उसने स्टंप को उसके स्थान से कुछ निश्चित दूरी पे डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। और यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, वो कार्य किसको कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स यानी कि बल और विस्थापन, इसी के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग फोर्स कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क के लिए एक फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स होना चाहिए, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये जो स्टंप है इस पे बॉल ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये अपनी पोजीशन को छोड़ के थोड़ी दूर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल ने इस पे क्या किया, कार्य किया। ठीक है, और कार्य ये किया कि इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। और कैसे इसने किया, क्योंकि ये बॉल क्या कर रहा था, गति कर रहा था, इसके पास ऊर्जा थी, जिसके पास ऊर्जा होगी वही तो गति कर सकता है, वही तो मूवमेंट कर सकता है। जिसके पास ऊर्जा होगी ही नहीं वो कहाँ से मूवमेंट करेगा। तो इसने अपनी ऊर्जा को किस में खर्च कर दिया, इस कार्य में, इस स्टंप को अपनी जगह से दूसरी जगह ले जाने में। एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। नदी, रिवर क्या करती है, हमेशा फ्लो करती रहती है, लगातार बहती जाती है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। ठीक है, तो बह रही है इसका मतलब क्या है, इसके पास ऊर्जा है। ठीक है, पानी में हम लोग खड़े होते हैं तो ये क्या करती है, हमको हिट करती है, फोर्स लगाती है हम पे। अब फोर्स लगा रही है इसका मतलब क्या है, इसके पास कहीं ना कहीं से ऊर्जा है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि इसमें डूबे नहीं, इसके ऊपर रख दे तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, डिस्प्लेस करती जाएगी, विस्थापित करती जाएगी, और विस्थापित करके अपने साथ क्या करेगी, बहा ले जाएगी। और देखा जाए तो जब फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, जब नदी का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है तो ये क्या करता है, बड़े बड़े घरों को भी वृक्षों को भी उखाड़ के क्या कर देता है, फेंक देता है। ठीक है, यानी कि उनकी भी पोजीशन, उनकी भी स्थिति को चेंज कर देता है। और जैसे ही स्थिति को चेंज किया, उस पर फोर्स लगा के, तो क्या उसने क्या किया, उस पर वर्क किया। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है कि हर एक चीज़ जिसमें क्या है, एनर्जी है, वो क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये एग्जांपल किसका, स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग क्या करती है, जब एकदम से संकुचित होती है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा दबा के क्या कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं। जैसे ये उसका मान लेते हैं कि साधारण अवस्था है, नॉर्मल फेज है, जब स्प्रिंग एकदम से नॉर्मल है। अब हमने इस पर थोड़ा सा क्या लिया, ऊपर से फोर्स लगाया, और इसकी स्थिति कैसी हो गई, कुछ एकदम से ऐसे पास इस आ गए। अब फ्रेंड्स क्या है कि जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगा के इसकी स्थिति को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हाइट ये थी, अब इसके हाइट को कम कर दिया। तो अब इस स्प्रिंग में क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, और जैसे ही स्प्रिंग से अपना हाथ हटाएंगे, ये स्प्रिंग क्या करेगी, उसको अपवर्ड पुश कर देगी, उसको अपवर्ड धक्का देगी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो उसके आसपास होगा उस पर क्या करेगी, एक कार्य करेगी। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग हथौड़े को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। अगर कोई कील को हम लोग को क्या करना होता है, ठोकना होता है, कहीं लगाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े को ऊपर उठाते हैं और फिर उसको नीचे लेके आते हैं। तो हमने जैसे ही फ्रेंड उसको ऊपर उठाया, ठीक है, तो उसमें क्या आ गई, एनर्जी आ गया। ठीक है, और इसी एनर्जी के चलते जब वो नीचे आता है तो वो क्या करता है, उस कील पे, उस नेल पे क्या करता है, वर्क करता है, जिससे कि वो क्या करता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि अपनी जगह से जो वो कील है वो क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे उस हथौड़े ने अपनी एनर्जी के थ्रू कील पे क्या किया, वर्क किया, यानी कि कार्य किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए, सब में एनर्जी यानी कि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। एनर्जी है
तभी कार्य हो सकता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये भी बताऊं दोस्तों कि जहाँ पे ये जो वर्क होता है ना, वही क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एनर्जी और वर्क, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। कार्य को हम लोग ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम लोग कार्य में बदल सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि कैसे ऊर्जा ही क्या हो रही है, कार्य में बदल रही है हमारी। यही देखा ना, ये जो ऊर्जा स्प्रिंग में स्टोर हुई वही तो खर्च हुई, जिसने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कराया, इसके आसपास जो भी चीज़ रखा इस पर वर्क किया, और वर्क करने के दौरान इसने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से क्या कर दी, निकाल दी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा किस में बदल जा रहा है, वर्क में। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल मैं ऐसे दिखाऊंगा जिसमें वर्क क्या करेगी, ऊर्जा देगा। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो जब हमने स्प्रिंग को क्या किया है, नीचे की तरफ प्रेस किया यानी कि दबाया, तो मैंने स्प्रिंग पे क्या किया, वर्क किया, कार्य किया। ठीक है। उसकी पोजीशन को चेंज कर दी। ठीक है। उसकी स्थिति पहले क्या थी, पहले वो नॉर्मल स्टेट में था, अब मैंने उसको प्रेस करके क्या कर दिया, कंप्रेस्ड स्टेट में ला दिया, संकुचित अवस्था में ला दिया। ठीक है। पहले वो क्या था, पहले वो एकदम से फ्री स्टेट में था। अब जैसे ही मैंने उस पर एक फोर्स लगाया, मैंने उस पर कार्य किया, तो वो इस स्थिति में आ गया। और यही कार्य जो मैंने स्प्रिंग पे किया, वो स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। हथौड़े वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो जब हम हैंडल को क्या करते हैं, पकड़ के हथौड़े को ऊपर ले जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ जब ऊपर जाने की कोशिश करती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचता है। अगर मैं हथौड़े को किसी एक निश्चित हाइट पे ले गया, इसका मतलब कैसे हो जाएगा एक निश्चित हाइट पे, मुझे इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना। कार्य करेंगे तभी तो, नहीं तो वो जाएगा कैसे, जैसे ही ऊपर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे फिर से खींच लेगा। तो मुझे इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मैं हथौड़े को h ऊंचाई तक अगर मैं उसको उठा के ले गया इस ऊंचाई तक, तो मैंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लग रहा था उसको मैंने ख़त्म किया अपना फोर्स लगा के, और इसकी पोजीशन को जो कि कहाँ थी, ग्राउंड पे था, उसको ऊपर की तरफ ले गया, यानी कि इसको विस्थापित किया। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, इस हथौड़े पे एक कार्य किया, और यही कार्य, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। अब जैसे ही मैं इस हथौड़े को यहाँ से छोड़ूंगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे कोई भी चीज़ रखी होगी उसको ज़ोर से क्या करेगा, हिट करेगा उस पर जाके, और हो सकता है कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, उसकी स्थिति को चेंज कर दे, जो भी चीज़ नीचे है, तो यानी कि कोई ना कोई कार्य कर दे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वर्क है वही एनर्जी में जाके बदल जा रहा है, और जो एनर्जी है वही क्या हो रही है, वर्क में बदल जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क यानी कि कार्य और ऊर्जा एक ही राशि है, एक दूसरे में ये क्या कर सकते हैं, बदले जा सकते हैं। और इसीलिए इनकी यूनिट यानी कि इनका मात्रक भी क्या है, एक ही है, सेम है। हमने कार्य का मात्रक क्या पढ़ा था, जूल, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल ही है। ठीक है। तो एनर्जी को भी हम लोग किस में मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, या जो भी दिया गया हो उसमें। अब फ्रेंड्स हम लोग ध्यान रखते हैं कि अभी तक ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, अब सन में ऊर्जा कहाँ से आती है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उससे भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य किससे संभव हैं, सूर्य की ऊर्जा से ही संभव है। जैसे पौधों में जो उन भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके चलते होती है, सनलाइट के चलते। ठीक है। तो अगर सनलाइट आए ही नहीं तो पौधों को एनर्जी सूर्य की मिलेगी नहीं, तो वो लोग अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तो फिर हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, कि हमारी भी डिपेंडेंसी किस पे है, पौधों पे ही है। तो ऊर्जा कई प्रकार से हो सकती है, जैसे सूर्य की ऊर्जा, ठीक है,
विद्युत ऊर्जा, जिससे हमारे पंखे चलते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, विद्युत ऊर्जा जाती है, तभी तो ये वर्क करता है, सर्कुलर मोशन करता है, जिससे हमको क्या हवा लगती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और एक होती है क्या कह सकते हैं, जो हमारे अंदर की बायोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है ना, जैविक ऊर्जा जो होती है, जो हमारे अंदर होती है। हमने कोई खाना खाया, ठीक है, ग्लूकोज हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है रिएक्शन होने के बाद, और वही क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसके चलते हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो वही ग्लूकोज हमारे अंदर का बर्न होता है, जलता है, और जिससे हमको एनर्जी मिलती है और हम अपने सारे कार्य करते हैं। तो ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के ही दायरे में रह के पढ़ेंगे। बाकी सारी ऊर्जाओं, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना, बायोलॉजिकल एनर्जी, इन सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अब मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। यानी कि पहली होती है, हम लोग गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने कहा गतिज ऊर्जा, तो हिंदी नाम से इसमें कुछ हम लोगों को पता चल जा रहा है। क्या पता चल रहा है, गतिज यानी कि गति, यानी कि मोशन। तो ऐसी ऊर्जा जो मोशन यानी कि गति के कारण आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। तो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो वस्तु के गतिमान होने के चलते उसमें स्टोर रहती है, उसमें निहित रहती है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें गति कर रही होती हैं, जितनी भी चीज़ें मोशन होती है, जैसे वो मैंने बॉल वाला एग्जांपल लिया था, क्रिकेट बॉल वाला, कि वो आता है और स्टंप को हिट करता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या है, उसमें गति है। नदी में भी क्या है, गति है। यानी कि सारे के सारे इन दोनों एग्जाम्पल्स पे क्या है, सबके पास एक वेलोसिटी है, एक वेग है। ठीक है, और जिसके चलते उसमें क्या है, गति है, और इसलिए उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो गति कर रहा होता है, जो मूव कर रहा होता है, उसके पास जो ऊर्जा होती है, अब मूव कर रहा है तो ऊर्जा तो होगी ही, नहीं तो होती ही नहीं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो भी मूव कर रहे हो, तो जो गति कर रहे होते हैं, उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो वस्तु के गति करने के चलते उसमें स्टोर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गति कर रहा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, वेग है। तो गतिज ऊर्जा का अगर हम लोग समीकरण देखें या फॉर्मूला देखें, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और गतिज ऊर्जा आती किससे है, वेलोसिटी से। ठीक है, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे m क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि इसमें गतिज ऊर्जा है, उसका ये क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, जिस वेग है, जिस वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसको ही हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो इक्वेशन होता है वो आया कहाँ से ये। और मैंने बताया है कि ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अगर समझना है साइंस को तो थोड़ा लंबा तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग मानेंगे कि मेरे पास एक वस्तु है जिसकी वेलोसिटी कितनी है u, और वो इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी कि उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मानेंगे कि क्या है, u है। ठीक है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। ठीक है, और फोर्स कितना लगाया, F। ठीक है, F यूनिट का इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या लगा दिया, फोर्स, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और इस पे F फोर्स लगा। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगा, जैसे ही इस पे बल लगा, तो इसको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, त्वरण मिलेगा। ठीक है, त्वरण मिलने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर ये शुरू में u वेलोसिटी, u वेग से गति कर रहा है, तो फोर्स लगने के बाद इसका वेग कुछ और हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या करता है, फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट, त्वरित कर देता है। त्वरित करने का मतलब, त्वरण किसको कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को। यानी कि त्वरण क्या करता है, वस्तु के वेग को परिवर्तित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि उस फोर्स के लगने के बाद, मान लेते हैं, ये सब मानना है, यानी कि माना प्रारंभिक वेलोसिटी किसी वस्तु की u है, उस पे F इकाई का फोर्स लगा, बल लगा, जिससे कि उसकी वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब फोर्स के बाद वाली वेलोसिटी, फोर्स लगने के बाद वाली। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v, ये v है। ठीक है ना। और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, तो a। ठीक है ना, इस वस्तु में त्वरण कितना आया, a। इसका द्रव्यमान भी हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान मैं मान के चल रहा हूँ कितना है, m है। तो कुल मिला के हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, पहली चीज़ इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मैं एक बार सब कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, u। फिर क्या मैंने माना, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। एक्सीलरेशन यानी कि ये क्या हुआ, a। और मास कितना हुआ इस बॉडी का, द्रव्यमान कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट का, वो माना मैंने m। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पे कोई फोर्स लगा है, ठीक है, जिसके चलते इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसमें कोई ना कोई कार्य हुआ होगा। ठीक है, इसकी स्थिति भी तो चेंज हुई होगी, इस पे बल लगा तो इसने अपनी पोजीशन को भी तो चेंज किया होगा। तो अब इस पे कितना कार्य हुआ, तो हम लोग पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्य का समीकरण क्या होता है, कार्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फोर्स तो पता है कि फोर्स कितना लगा है, m इंटू ए। m उसका मास है और a उसमें एक्सेलरेशन, बट बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये नहीं पता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि इस डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, u और v और a के टर्म में बदलना पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट विस्थापन नहीं दिया है, तो विस्थापन को a यानी कि एक्सेलरेशन, u यानी कि प्रारंभिक वेग, v
यानी कि अंतिम वेग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या था? ये था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a और s फॉर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने विस्थापन वहाँ d लिया है तो इसलिए यहाँ भी क्या रखेंगे? d रखेंगे। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a d यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे। तो मुझे ये विस्थापन चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इस u को अगर हम लोग पक्षांतर कर दें तो v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ad। मुझे d चाहिए तो 2a को भी इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू d। अब मुझे ये d मिल गया। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस d की वैल्यू को ले जाके उस इक्वेशन में रख देंगे। तो मेरा पहले इक्वेशन क्या था? w इज इक्वल टू f क्रॉस d, यही था। इसमें सारी वैल्यू रखते हैं। w f इज इक्वल टू क्या होता है? ma, और अभी अभी हम लोगों ने d की वैल्यू फाइंड की, v² माइनस u² अपॉन 2a। तो हम लोग इसमें क्या रखेंगे? v² माइनस u² अपॉन 2 इंटू a। अब देखिए ये a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम और सही से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? w हाफ 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ये m है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v² माइनस u²। तो ये ही होता है गतिज ऊर्जा का समीकरण। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रारंभिक वेग u से चल रहा हो, फोर्स लगा के उसकी अंतिम वेग को v कर दिया हो। तो ये होता है उसका जनरल इक्वेशन। अब हम लोग एक पर्टिकुलर केस लेंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग, उस बॉडी में कोई वेग था ही नहीं, पहले से उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो केवल रखा हुआ था, एक जगह पड़ा हुआ था, और मैंने उस पर फोर्स लगा के बाद में उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल के v कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लूँ? 0। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, यानी कि शुरुआत में वो वस्तु क्या थी? कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी किसी भी। मैंने शुरू में क्या कहा था कि मान लीजिए कि वो u वेलोसिटी से गति कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन है। अब अगर शुरुआत में वो ऑब्जेक्ट कोई गति ना कर रहा हो और केवल रखा हो, इसका मतलब उसकी शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी, यानी कि u कितना है? 0 है। तो अगर u 0 है तो इक्वेशन क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, केवल ये वाला जो इक्वेशन मैंने प्राप्त किया है उसमें u की जगह पे क्या रख देना है? 0 रख देना है। सॉरी, जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/2। अरे सॉरी यार, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। ये गलत है। इसको ये था w इज इक्वल टू हाफ मास, वेलोसिटी चेंज होकर क्या हुई थी? v² माइनस u के जगह पे क्या है इस बार? 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। तो कुल मिला के मुझे मेरी फाइनल इक्वेशन मिल गई, w इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे ये 0 हो गया तो केवल v² बचा। तो ये मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी का समीकरण, w इज इक्वल टू हाफ m इंटू v²। तो ये होता है गतिज ऊर्जा का समीकरण। यहाँ से देख सकते हैं
12 mv² क्या है, गतिज ऊर्जा है, और W क्या है, वर्क है। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था गतिज ऊर्जा, जो किसी भी वस्तु में उसकी गति के चलते आता है। देख रहे हैं इस इक्वेशन में क्या है, v वेलोसिटी है। अगर मैं वेलोसिटी जीरो कर दूं, यानी कि उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी भी जीरो हो और अंतिम वेलोसिटी भी जीरो हो, यानी कि उस पर मैंने फोर्स लगाया बट वो अगर रुका हुआ था तो वो रुका ही रह गया, इतना फोर्स नहीं लग पाया कि उसने गति की, यानी कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी अगर दोनों जीरो कर दें, तो यहाँ पे अगर u भी जीरो कर दूँ तो जीरो मल्टीप्लाई होकर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं आएगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई, गतिज ऊर्जा जीरो हो गई, तो कोई कार्य भी नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो एनर्जी भी क्या है उसके पास, जीरो है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये था गतिज ऊर्जा। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा। इसको अब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग हमको बताएंगे कि मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग उस पर पहले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।